हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया था, जिसमें हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से पढ़ लिया था, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी और अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एक छोटा सा टॉपिक रह गया फॉर बोथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसे कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। आपको याद है मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको समझाया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल वाला पार्ट खत्म हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द कंटिन्यूअस वेरिएबल पार्ट, जिसके लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे एंड उसके बाद उनके कुछ क्वेश्चंस एंड सेट ए के कुछ 10 to 20 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। मोड इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर्स होते हैं n और p। n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, मैंने बताया था। p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये कैसा होता है? बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोड डिपेंड करता है किस पे? वैल्यू ऑफ n+1 इंटू p। अब इसके अंदर भी केस है n+1 इंटू p, पर किस तरीके से? सो देखो, रूल क्या है? अगर n+1 इंटू पी, इसकी जो वैल्यू आ रही है, हमें n और p की अगर वैल्यू पता है तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये इंटीजर नहीं है, इज नॉट एन इंटीजर, तो मोड होगा n+1 इंटू पी। ठीक है, बट n+1 इंटू पी में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन n+1 इंटू पी। इसका एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं, आपको थ्योरी से शायद समझ नहीं आया। मान लो n की वैल्यू है 10, ये भी छोड़ो, मान लो n+1 इंटू पी की वैल्यू आ रही है 7.4। ठीक है, सो हमें क्या करना है? सबसे बड़ा इंटीजर लेस देन दिस, मतलब सिर्फ 7, दिस इज द मोड। इंटीजर में जो भी वैल्यू आ रही है, अगर इंटीजर नहीं है तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट है उसको मोड मान लो। बट सेकेंड केस, अगर n+1 इंटू पी की वैल्यू क्या है? इंटीजर आ रही है। मान लो इंटीजर आ रही है 10, देन देयर आर 2 मोड्स। इस केस में 2 मोड्स आते हैं। ठीक है, एक की जगह 2 आ रहे हैं। क्या होंगे वो 2 मोड्स? एक k होगा, ये जो इंटीजर है, और एक k-1। तो हमने इंटीजर क्या लिया है? 10, तो एक 10 होगा और एक 9 होगा। ठीक है, अगर n+1 इंटू पी की वैल्यू इंटीजर है, तो जो भी इंटीजर है वो, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो वो 2 वैल्यूज होंगी मोड। और अगर इंटीजर नहीं है तो n+1 इंटू पी की जो वैल्यू है उसमें जो इंटीजर पार्ट है उसको मानेंगे हम मोड। ठीक है, दिस वॉज फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे अबाउट मोड ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? यूनिपैरामेट्रिक। बाइनोमियल में क्या होता था? 2 पैरामीटर्स पर डिपेंडेंसी है, n और p। यहां पर क्या होगा? सिर्फ मीन m की बात होती थी पॉइजन में, राइट? फॉर्मूला क्या था? e⁻m इंटू m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल। तो m ही है एक पैरामीटर यहां पे। रूल क्या है यहां पे मोड के लिए? अगर m की वैल्यू इंटीजर नहीं है, नॉट, तो मोड डायरेक्टली m है। ठीक है, जो भी मीन है वो मोड के बराबर होगा। बट अगर इंटीजर है तो फिर से 2 मोड्स होंगे। पॉइजन और बाइनोमियल दोनों के केस में 2 मोड्स आ सकते हैं। क्या होंगे? एक m खुद और एक m-1। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राइट? तो बाइनोमियल में क्या था? मोड किस पे डिपेंड करता है? n+1 इंटू पी। 2 पैरामीटर्स हैं n और p। अगर n+1 इंटू पी की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, मान लो 10.6 आई, तो जो इंटीजर पार्ट है 10.6 में 10, हम उसे मान लेंगे क्या? हमारा मोड। बट n+1 इंटू पी की वैल्यू अगर इंटीजर है, मान लो 8, तो जो 8 वैल्यू है वो एक मोड हो गया, और 8 में 1 माइनस कर दो मतलब 7, तो वो दूसरा मोड आ गया। ठीक है, ये 2 मोड वाला केस हो गया। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिपैरामेट्रिक है, सिर्फ मीन के ऊपर डिपेंडेंसी है। अगर m की वैल्यू जो मीन है वो इंटीजर नहीं है, तो
मोड क्या होगा, मीन के बराबर। बट अगर m की वैल्यू इंटीजर आ रही है, इज एन इंटीजर, तो दो मोड्स होंगे, एक मीन के बराबर खुद एंड एक मीन -1। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज मोड ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन मीन इक्वल्स टू 10 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू √5। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मोड क्या होता है वो तो अभी हम कह नहीं सकते यहां पे क्या होगा, बट वी नो दैट हमें n+1 इंटू पी की वैल्यू तो चाहिए। कैसे निकालेंगे, मीन पता है 10 और सिग्मा की वैल्यू है √5। अब सर इतने से चीजों से हम n+1 इंटू पी कैसे निकाल दें, तो याद करो मैंने बताया था ये क्या होता है n इंटू पी और ये क्या होता है √n/p⁻, राइट। तो n इंटू पी की वैल्यू क्या है 10 और अंडर रूट में 10 मतलब n इंटू पी इंटू क्यू की वैल्यू क्या है √5। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करो, 10 इंटू क्यू की वैल्यू हो गई 5, क्यू की वैल्यू है 0.5। यहां से हमें q पता चल गया। q से अब मेरे को तो n और p चाहिए सर, कैसे निकाले, तो हमें पता है p प्लस क्यू की वैल्यू 1 है। क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा 1, ठीक है। सो यहां से p आ जाएगा 0.5। अब वो 0.5 है तो n इंटू 0.5 की वैल्यू 10 है, यहां से आइए, ओके। n इंटू पी इज 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10/0.5 मतलब 20। तो n 20 है, p 0.5 है। हमने वो सब कैलकुलेट कर लिया जो हमें रिक्वायरमेंट्स थी। अब उसे यहां पे रखते हैं, n+1 मतलब 20+1 इंटू 0.5, 21 इंटू 0.5 को मैं 1/2 लिख दूं या फिर 0.5 ही रहने देते हैं। ये वैल्यू कितनी होगी 10.5। नॉट एन इंटीजर, n+1 इंटू पी की वैल्यू आ रही है नॉट एन इंटीजर। तो मैंने क्या बोला था, ये जो पार्ट है 10 इज द मोड, बस दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया है, यू शुड नॉट मेक अ मिस्टेक ओवर हियर, ओके। अब कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बात करेगा किसके बारे में, कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मोस्ट ऑब्जर्वेशंस क्लस्टर अराउंड द मीन। ज्यादातर ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो मीन के आसपास होती हैं। वैल्यूज सिमेट्रिकली डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द मीन। वैल्यूज घटती जाएंगी अगर हम मीन से दूर हटते जाएंगे, ओके। कर्व फॉर्म्ड इज बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप्ड मतलब इस तरीके का कर्व रहता है, ओके। दिस इज अ बेल शेप्ड कर्व, ये रहा बेल शेप्ड कर्व। अब इस कर्व के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का शेप क्या है, बेल शेप्ड है, सिमेट्रिकल रहता है अबाउट द सेंटर, मतलब इस पार्ट से इधर जितना है उधर भी उतना ही होगा और सिमिलर रहता है, पूरा स्लोप वगैरह सब कुछ सेम। ऑल्सो एरिया अंडर द कर्व इस पार्ट का और इस पार्ट का भी बराबर होता है। ये पार्ट का होता है 0.5 एंड फॉर दिस ऑल्सो 0.5। और जो सेंटर ऑफ द कर्व होता है ये पार्ट, ये कब आता है मीन पे। एंड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मीन इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू मीडियन, मतलब सबकी वैल्यू क्या है म्यू, ओके। ये ध्यान रखना है आपको, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। कुछ भी
हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, हो सकता है कुछ वैल्यूज देके पूछी जाए, सो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट प्लीज रिमेंबर दिस ऑल। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देखो हमने जब डिस्क्रीट वेरिएबल पढ़ा था तो वहां था एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, मतलब उसे क्या कहते थे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ। तो यहां जो फॉर्मूला यूज होगा ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई, पूरा 2 पाई रूट के अंदर है, ठीक है, पाई बाहर नहीं है, रूट 2 पाई इंटू ई की पावर, ये माइनस है, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। एक बार मैं आपके लिए लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई इंटू में ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन में 2 सिग्मा स्क्वायर, ये पूरी पावर में है ई की। अब हमें पता है म्यू तो मीन होता है, ठीक है, म्यू इज मीन, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डिविएशन, और ई की वैल्यू क्या है 2.718, और पाई की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है 3.14 समथिंग आती है पाई की वैल्यू। सो दिस इज द पार्ट अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब देखो ये सारी चीजें आपको रट जानी चाहिए, आपके सीए फाउंडेशन की पूरी जर्नी में ये आपसे जब भी पूछा जाए फॉर क्यूए आपको रटा होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस में यूज होंगे। क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन का जो रेशो होता है वो होता है 10:12:15। प्लीज रिमेंबर दिस। क्वार्टाइल डिविएशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि सिग्मा लिखा है ना, दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। ये देखो सिग्मा है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो वो होती है क्वार्टाइल डिविएशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2/3 सिग्मा, और मीन डिविएशन की क्या होती है 4/5 सिग्मा, या फिर 0.8 सिग्मा बोल लो। और ये है क्वार्टाइल डिविएशन, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल ऐसे बोलते हैं इन्हें, Q1 रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, तो वो होगा म्यू माइनस 0.675 सिग्मा एंड म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, सिर्फ प्लस माइनस चेंज करना है। जो पहले वाला है वो छोटी वैल्यू होगी इसलिए माइनस है, जो बाद वाला है वो बड़ी वैल्यू होगी इसलिए प्लस है, और जो Q2 होता है सेकेंड क्वार्टाइल वो मीडियन ही होती है, बट व्हाट वी रिक्वायर इज दीज टू। सो मीडियन वाली चीज भूल जाओ, Q1 म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, म्यू क्या है मीन, सिग्मा क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन, और इसी फॉर्मूला में अगर प्लस लिखा दो तो Q3 आ जाएगा, ओके। अब कुछ प्रॉपर्टीज अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कर्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सिमेट्री रहती है, कर्व परफेक्टली सिमेट्रिकल रहता है अबाउट द मीन, मतलब वो जो सेंटर में मैंने बताया था ना, दिस इज मीन, तो परफेक्टली सिमेट्रिकल है बोथ साइड्स पे, मतलब लेफ्ट हाफ इक्वल्स टू राइट हाफ। फिर मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ये भी मैं अभी बता चुका हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। ऑल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कोइंसाइड एट द सेंटर, मतलब सब कुछ बराबर होता है एट द सेंटर, सारी वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। टोटल एरिया, जो एरिया रहता है ना इस कर्व के नीचे, वो कितना रहता है 1 के बराबर, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, सारी प्रोबेबिलिटीज हम किसी पर्टिकुलर इवेंट की अगर सारी प्रोबेबिलिटीज हम ऐड करें तो व्हाट वुड बी द सम 1, तो एरिया अंडर द कर्व भी क्या होगा 1, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रोबेबिलिटीज को। एरिया ऑन ईच साइड ऑफ द मीन, मतलब ये वाली साइड राइट और ये लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड पे क्या है मीन का एरिया 0.5 और राइट साइड पे भी 0.5, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। द एरिया ओवर दिस साइड, ये वाला एंड ये वाला बराबर होंगे क्योंकि परफेक्टली सिमेट्रिकल है, 0.5 यहां पे 0.5 यहां पे, 0.5 प्लस 0.5 टोटल एरिया आ गया 1।
यहां तक का हमने कंप्लीट करा है। कर्व नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। ये जो पार्ट है ना, ये एक्स एक्सिस को नहीं करेगा टच, ये ऐसे इनडेफिनेटली चलता जा रहा है। ठीक है, यहां क्या लिखा है मैंने, माइनस इन्फिनिटी और यहां पे प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, दिस विल नॉट टच एक्स एक्सिस। ठीक है, अप्रोच करता है एसिम्प्टोमेटिकली बट इट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। मैक्सिमम हाइट एट मीन, देखो यहां कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने। मैक्सिमम हाइट कब होगी, एट मीन, जब x बराबर म्यू है। आप ग्राफ देखोगे, मतलब कर्व देखेंगे तो देखो ये मैक्सिमम हाइट यहां पे रीच कर रहा है ना, और वो कौन सा पॉइंट है, मीन, म्यू। और यूनी मॉडल होता है, मतलब मोड एक ही आएगा। जैसे हमने अभी मोड के बारे में पढ़ा था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनमें दो मोड्स भी आ सकते हैं, एक मोड भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n+1 into p और m फॉर बाइनोमियल एंड पॉइसन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बट यहां पर एक ही मोड आएगा और वो एट x इक्वल्स टू म्यू। ओके, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहां पर आई सपोज स्पेलिंग इज रॉन्ग, INFLE होती है शायद, तो इसका मतलब क्या है, ये जो कर्व है आप देख रहे हो, ये पार्ट में इस तरीके का कर्व है ऐसा, और ऊपर जा रहा है तो ऐसा कर्व है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव वाली चीज है, राइट। सो जो पार्ट पे ये चेंज हो रहा है वो होते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं, एक पॉइंट होगा म्यू माइनस सिग्मा और एक पॉइंट होगा म्यू प्लस सिग्मा। ये आपको याद रखना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं, फॉर अ नॉर्मल कर्व, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये एक अलग चीज है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा टाइप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें म्यू और सिग्मा की वैल्यू फिक्स रहती है। म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 और सिग्मा की वैल्यू होगी 1। ये हमेशा होगा, कोई से भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और z जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ये एक वेरिएबल है, कोई रैंडम वेरिएबल, जिसके थ्रू हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। z स्कोर का यूज होता है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ z स्कोर। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, बेसिकली ये हेल्प करता है हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसे इंप्रूव करने में, और हमें एक बेटर रिजल्ट और मोर एक्यूरेटली प्रोबेबिलिटीज बताने में हेल्प करता है। तो ये जो प्रोसेस है स्टैंडर्डाइजेशन, ये z स्कोर की हेल्प से होती है। एक फॉर्मूला यूज होता है यहां पे, z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, वेयर x गिवन वैल्यू है, म्यू मीन है और सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन, वी नो दैट। ठीक है, तो म्यू और सिग्मा का यूज करके x की अलग अलग वैल्यूज पे वी कैन गेट द z स्कोर, एंड इसका यूज करके वी डू द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, मतलब कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे म्यू की वैल्यू 0 होगी और सिग्मा की वैल्यू 1 होगी। अब कुछ बात समझते हैं अबाउट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पीडीएफ, यहां पर पीडीएफ होता है, वहां पे पीएमएफ होता था, क्योंकि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। तो एफ ऑफ जेड इन केस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एक अलग फॉर्मूला है एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, 1/√2 पाई, उसमें यहां पे एक सिग्मा आ जाता था, तो 1/√2 पाई है इंटू ई की पावर माइनस में z² अपॉन 2। बस ये याद रखना है। देखो जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसमें क्या होता है, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन
सिग्मा रूट 2 पाई ई की पावर में माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये वाली पूरी वैल्यू एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, इसको क्या लिख दिया अपन ने, जेड स्क्वायर। तो डायरेक्टली वही है, बस यहां से एक सिग्मा हट गया। और z की वैल्यू क्या होगी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। z की वैल्यू हमें पता है, जो फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अब रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इस केस में क्या बोलेंगे, एनी रैंडम वेरिएबल z फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द पैरामीटर्स, 0 1 नहीं बोलना है, ओवर द पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा, क्योंकि म्यू की वैल्यू 0 है, सिग्मा की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहां पे भी दो पैरामीटर्स है। दिस इज ऑल्सो अ बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू 0 होता है। मीन 0 है और मीन मीडियन मोड तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बराबर होते हैं। वो वैल्यूज सारी 0 हो जाएंगी और सिग्मा की वैल्यू हमें पता है 1 है। ठीक है, सो लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने थ्योरी पूरी कर ली है, अब कुछ क्वेश्चंस की बारी है, प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको आइडिया लगेगा इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करके। फॉर अ रैंडम वेरिएबल x द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपने नाम सुना, आपको क्लियर हो जाना चाहिए किसकी बात हो रही है, कंटिन्यूअस वेरिएबल की। तो क्या लगेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। देखो उन्होंने इक्वेशन क्या दी है, मैं आपके लिए लिख देता हूं सो दैट इट इज क्लियर टू यू। f of x इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस में x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन रूट पाई, ये गिवन है। और उन्होंने बोला है आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन। सो वी नो दैट कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। उसका मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, मीन और वेरिएंस मतलब म्यू और सिग्मा निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, 1 अपॉन सिग्मा रूट में 2 पाई इंटू ई की पावर माइनस में एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। इन्हें कंपेयर करेंगे और उससे हमें क्या मिलेगा, म्यू और सिग्मा की वैल्यू। तो देखो x माइनस ये जो होगा वो म्यू के बराबर होगा, तो ये क्या है 4 और यहां है म्यू, सो म्यू इक्वल्स टू 4, मतलब मीन आ गया। दूसरी चीज हमें पता चल गई, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर बोला है निकालने के लिए, तो पहले सिग्मा निकाल लेते हैं। बट यहां पे सिग्मा स्क्वायर ही गिवन है। अब देखो यहां पर अपॉन में 1 है, यहां पर 2 सिग्मा स्क्वायर है, तो 2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 आ गया। तो इसकी वैल्यू हो गई 1/2। यहां से अगर आपको कंफर्मेशन नहीं आ रही है कि इन केस कभी आपको प्रॉब्लम आए इस साइड से सॉल्व करने में, तो यहां पे क्या है सिग्मा रूट 2 पाई, यहां पर अपॉन में क्या है रूट पाई, तो इन्हें कंपेयर करो, सिग्मा रूट 2 पाई इक्वल्स टू रूट पाई। अब एक काम करो, ये रूट 2 पाई को लिख दो रूट 2 इंटू रूट पाई, तो ये कैंसिल हो गए, बचा क्या सिग्मा इंटू रूट 2 की वैल्यू 1 के बराबर हो गई, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई 1/√2। हमें चाहिए सिग्मा स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 आ गया, मैच कर रहा है। सो म्यू 4 सिग्मा स्क्वायर 1/2, मीन और वेरिएंस दोनों आ गए और डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वार्टाइल्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 47.3 52.7 रिस्पेक्टिवली। मोड बताना है हमें, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन बताना है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इन 4 चीजों के बारे में और कहा था इन्हें रट लो।
ये क्या है, Q1 क्वार्टाइल 1, Q3 क्वार्टाइल 2। उनने ये जो क्वार्टाइल्स दी थी ना वो Q1 और Q3 की ही वैल्यूज हैं। तो म्यू माइनस 0.65 सिग्मा, म्यू प्लस 0.65 सिग्मा की वैल्यू हमें पता है Q1 क्या है, म्यू माइनस 0.675, नॉट 65, 0.675। इसकी वैल्यू है 47.3 और Q3 है म्यू, बस प्लस लगाना है 0.675 सिग्मा, ये है 52.7। हमें क्या चाहिए, मोड। एक चीज याद होगी आपको, थोड़ी देर पहले मैंने बताई है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू मीडियन। तो हमें मोड निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, मीन। म्यू निकाल लेंगे तो मोड आ जाएगा। तो एक काम करो, यहां पर माइनस है, यहां प्लस है, इन्हें ऐड करेंगे तो ये कैंसल हो जाएंगे। तो 2 म्यू इक्वल्स टू, इन दो को ऐड करने पे वैल्यू आएगी 100, तो म्यू की वैल्यू आ गई 50। ये आ गया एक पार्ट आंसर का, मोड आ गया यहां से। अब मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। मीन डिविएशन के लिए भी एक चीज है, इसी पेज पे बताया था, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन डिविएशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, तो हम सिग्मा निकाल लेंगे। अब सिग्मा कैसे निकलेगा, ये जो वैल्यू आई है म्यू की, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो 50 माइनस 0.675 सिग्मा इक्वल्स टू 47.3। सो यहां से क्या आ रहा है, 50 माइनस 47.3 और उसे डिवाइड करेंगे किससे, 0.675, तो वैल्यू आ रही है 4। तो सिग्मा इक्वल्स टू 4। और हमें क्या चाहिए, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डिविएशन इज द सेम थिंग, क्योंकि अबाउट मीडियन बोले या मीन बोले या मोड बोले कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि मीडियन मीन मोड सब सेम है। सो MD इक्वल्स टू 4/5 इंटू 4, क्योंकि सिग्मा है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.2। दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द आंसर। मीन डिविएशन भी आ गया और मोड की वैल्यू आ गई 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो इन्फ्लेक्शन की स्पेलिंग यहां पे सही लिखी है, INFLEXION होती है, ऑफ नॉर्मल कर्व। तो इक्वेशन गिवन है, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसकी बात करते हैं। थोड़ी देर पहले जब मैं प्रॉपर्टीज बता रहा था तो मैंने बताए थे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या थे, म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा। किसके हैं ये, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बट एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर हम कभी बात कर रहे हैं फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होंगे, इसके बारे में तो हमने बात ही नहीं करी। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के भी वही रहेंगे, म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा। बट यहां तो म्यू और सिग्मा की वैल्यू फिक्स्ड है। फिक्स्ड है का क्या मतलब, म्यू कैसा है 0, सिग्मा है 1, वैल्यू रखो 0 माइनस 1, तो ये -1 आ गया, 0 प्लस 1 +1 आ गया। तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, z की वैल्यू क्या है +-1। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिविएशन आर +-1। ठीक है, -1 है और +1 है। अब यहां पे तो एक नॉर्मल कर्व की बात हो रही है। सो हमें क्या फाइंड करना है, म्यू माइनस सिग्मा की वैल्यू और म्यू प्लस सिग्मा। इक्वेशन मैं लिख देता हूं सो दैट इट इज विजिबल। 1/4
अंडर रूट में 2 पाई इंटू ई की पावर माइनस में x माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 32। कंपेयर करेंगे किससे, जो हमें पता है इक्वेशन फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट में 2 पाई इंटू ई की पावर माइनस में x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। म्यू बहुत इजीली पता लग जाएगा, ये 10 बराबर हो गया म्यू के, तो म्यू की वैल्यू आ गई 10। सिग्मा तो यहां पे रूट टू पाई देखो सेम आ गया इस क्वेश्चन में किस्मत से, तो डायरेक्टली 4, सिग्मा की वैल्यू 4 है। बट क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहां पे क्या है अपॉन में 32, यहां पे 2 सिग्मा स्क्वायर, तो देखो 2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 32 अगर मैं करूं, सिग्मा स्क्वायर आ गया 16, सिग्मा आएगा रूट 16। पॉजिटिव रूट लेना, नेगेटिव मत लेना। सिग्मा की वैल्यू आ गई 4, वेरीफाई हो रहा है। तो 10 माइनस 4, 10 प्लस 4 क्या आ रहे हैं, म्यू माइनस सिग्मा, मतलब 10 माइनस 4 6, म्यू प्लस सिग्मा 10 plus 4 14. These are the final points of inflection for the given normal curve. Next question, x और y क्या है, इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स हैं जिनका मीन गिवन है 100 और 80। ठीक है, x का मीन 100 है, y का 80 है और ये इंडिपेंडेंट है। x का स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है और y का 3 है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक और चीज बताऊंगा, एडिटिव रूल पॉसिबल है यहां पे, मतलब x गिवन है, y के बारे में भी हमें उसके पैरामीटर्स पता है, उनने कहा है z के बता दो और z है x प्लस वाई, जैसा इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई पूछा है। हम मान रहे हैं z क्या है, x प्लस वाई है। ओके, तो हमें मीन पता है, तो म्यू ऑफ z इक्वल्स टू म्यू ऑफ x प्लस म्यू ऑफ y हो जाएगा। दिस इज अलाउड, मतलब ये 100 प्लस 80, तो 180 आ गया क्या, म्यू z, मतलब x प्लस वाई का मीन कितना होगा, 180 होगा। बट ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है यहां पे थोड़ा सा अलग होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू इज सिग्मा z और सिग्मा x प्लस सिग्मा y। दिस इज रॉन्ग, मैं नहीं कह सकता कि 4 प्लस 3 7 स्टैंडर्ड डिविएशन होगा z का, बट अगर मैं यहां स्क्वायर लगा दूं तो क्या वेरिएंस ऑफ z इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, ये सही है। तो ये क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब क्या वैल्यू आ गई 16 प्लस 9, तो ये हो गया 25 सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा z इक्वल्स टू रूट 25 इक्वल्स टू 5। अब अगर मैं यहां पर लिखूं सिग्मा z, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहां पर अंडर रूट लगा दो डायरेक्टली, तो ये आ गया 5 सिग्मा z 5, और यहां पर वेरिएंस निकाल के अंडर रूट लगाओ, इज द सेम थिंग, बट यहां स्टेप्स उतनी ही रहेंगी, बट दैट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वो आपको इजी वे में समझाने के लिए करा था मैंने। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन में डायरेक्टली मत करना, पहले वेरिएंस निकालना z का, उसके बाद z का स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा अंडर रूट लेके। कुछ प्रैक्टिस कर लिए हमने क्वेश्चंस की, अब सेट ए के क्वेश्चंस चालू करते हैं जो मेजरली थ्योरी बेस्ड है। आपकी अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट कितने क्लियर है वो आपको यहां पर समझ आएगा। सो अ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट इन थ्योरी, एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, या फिर बोथ बी एंड सी। तो डज नॉट एग्जिस्ट तो नहीं होता है, ये तो गलत हो गया।
हम पढ़ रहे हैं ना, एग्जिस्ट इन थ्योरी, हाँ दिस इज करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट, थ्योरी में एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, सो जो थ्योरेटिकली हम पढ़ रहे हैं उसके कुछ सिनेरियोज यूज हो जाते हैं रियल लाइफ में। दिस इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, बट मॉड्यूल में इसका आंसर दिया है डी, बोथ बी एंड सी। मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए था बी, बट विल गो विद आईसीआई इन दिस केस। बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बी कैसा होगा? डिस्क्रीट होता है क्या? यस, डिस्क्रीट होता है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ा है? डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, दो चीजें पढ़ी हमने। एंड कंटिन्यूस जब होता है तो क्या आज ही पढ़ा है हमने? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट भी सही है, कंटिन्यूस भी सही है, इनफाइनाइट नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। तो देखो ऑप्शन क्या गिवन है यहां पे, बोथ ए एंड ए और बी, कोई सा भी चलेगा। ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन मत देखो, दो पढ़े हैं हमने, बाइनोमियल और पॉइजन। दोनों है क्या यहां पे? पॉइजन तो दिया है, ए तो सही है, नॉर्मल है, ये कंटिन्यूस के लिए होता है, ये गलत हो गया। कॉशी और लॉन्ग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इनके बारे में हमें आइडिया ही नहीं है, वी डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट देम। तो जिसके बारे में आपने पढ़ा है कॉन्फिडेंटली टेक दैट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एन इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो, ये रहा कंटिन्यूस वाला, अभी बताया मैंने। तो बाइनोमियल नहीं, पॉइजन, डिस्क्रीट अगेन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, नॉर्मल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखो इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा, इसको कैसे याद रखना है, और याद ही रखना है। पैरामीटर की जब भी बात हो रही है, पैरामीटर क्या हो गए? म्यू हो गया, एन हो गया, या फिर और क्या होते हैं, पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, या सिग्मा। तो ये सब किसके लिए है? पॉपुलेशन के लिए है। तो ए ऑप्शन पॉपुलेशन इज करेक्ट। बी ऑप्शन में उन्होंने बोला है सैंपल, सी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो गलत ही है। डी दिया है बोथ ए एंड बी, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, बट एक चीज समझो, पॉपुलेशन में से ही तो सैंपल हम ले रहे हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। सो पॉपुलेशन के ऊपर ही होगा पैरामीटर, सैंपल के ऊपर नहीं होगा। ए ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट आंसर ओवर हियर। याद रखना, पी पैरामीटर, पी पॉपुलेशन, डायरेक्ट टिक करना है। जब भी पैरामीटर रिलेटेड कुछ भी पूछे, पॉपुलेशन ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल ऑफ अ पैरामीटर, फिर से पैरामीटर की बात, सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन, पी पैरामीटर, पी पॉपुलेशन, यही आंसर है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या सैंपल साइज, तो पॉपुलेशन मीन। और ट्रायल इज एन अटेम्प्ट टू, ट्रायल क्या होता है? तो ऑप्शन पढ़ो फिर समझो। मेक समथिंग पॉसिबल, ट्रायल ये होता है कि कुछ पॉसिबल करना चाहते हैं हम। मेक समथिंग इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल कर देना चाहते हो हम। प्रोसिक्यूट एन ऑफेंडर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये तो कोर्ट में जो ट्रायल्स होते हैं ना, जो आप मूवीज में देखते हो, ये उसकी बात कर रहा है ये ऑप्शन। प्रोड्यूस एन आउटकम विच इज नाइदर सर्टन नॉर इम्पॉसिबल, एक आउटकम प्रोड्यूस करना जो जरूरी नहीं है कि सर्टन हो, ना ही वो हो सकता है कि इम्पॉसिबल भी हो। सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन दैट वी आर लुकिंग फॉर, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। तो देखो ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, भले ही आपने बर्नौली ट्रायल के बारे में कुछ नहीं सुना है, बट देखो ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड विद जस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स। 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं कि हर ट्रायल के? हाँ, कौन से 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं सर? तो एक होता है फेलियर, एक होता है सक्सेस। जो हमने पढ़ा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर Q, 2 ही तो आउटकम्स है। ट्रायल्स कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। यस, ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। ट्रायल्स आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होंगे क्या? नहीं। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट।
डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF, डिस्क्रीट वेरिएबल की बात हो रही है, किसके? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्टली फॉर्मूला हम देखेंगे, बिना ऑप्शन चेक करे, हमें पता है, हमने पढ़ लिया है अच्छे से, NCX P की पावर x Q की पावर n माइनस एक्स। कौन सा मैच कर रहा है इससे? यहां पर NCX नहीं है, NCX P की पावर x, यहां पे भी P की पावर x है, Q की पावर n माइनस एक्स, वो भी है यहां पे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी के भी देखो क्यों, कि आपको समझ आए कि आप ये वाला गलत ऑप्शन कभी टिक ना कर पाओ। तो NCX यहां पे Q की पावर x दे दिया जो होता है P की पावर x, फिर P की पावर n माइनस एक्स, यहां पे P की पावर n माइनस एक्स लिख दिया है। सेम है ये दोनों, बस उनने वैल्यूज इंटरचेंज कर दिए हैं। तो ये भी गलत, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इज अ बाइनोमियल वेरिएबल जिसके पैरामीटर्स क्या हैं? n और p, दो ही होते हैं क्योंकि बाय पैरामीट्रिक है, तो x की क्या वैल्यूज अज्यूम होंगी? एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड n, कोई सी भी वैल्यू बिटवीन 0 एंड n। बिटवीन 0 एंड n मतलब 0 और n तो नहीं होंगी, इनके बीच में कुछ होगी, कोई सी भी वैल्यू। तो ये तो गलत है क्योंकि 0 और n भी हो सकती हैं। एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड n बोथ इंक्लूसिव, बहुत कुछ करेक्ट है, एक छोटी सी चीज मिसिंग है यहां पे। एनी होल नंबर बिटवीन 0 एंड n बोथ इंक्लूसिव सही है, 0 एंड n भी सही है। होल नंबर बहुत जरूरी है क्योंकि डेसिमल या फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं लेगा x, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। और डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। एनी नंबर बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कहां से आ गया? क्वेश्चन नंबर 11, अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, कैसा होता है? नेवर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल तो होता है, कब होता है वो अभी पता चल जाएगा। नेवर पॉजिटिवली स्क्यूड, गलत है। नेवर नेगेटिवली स्क्यूड, ये भी गलत है। सिमेट्रिकल व्हेन p इक्वल्स टू 0.5, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों हाफ हैं, तो यस एट दिस पॉइंट इट इज सिमेट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 12, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n एंड p। मीन क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू n p, हमने पढ़ रखा है ये गलत है, ये भी गलत है। दिस इज द करेक्ट आंसर, NP। वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n एंड p, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, क्या होता है ये? NPQ। उसे और वे में भी लिख सकते हैं, n इंटू पी 1 माइनस पी, या फिर n इंटू क्यू 1 माइनस क्यू, ठीक है, क्योंकि p को भी तो मैं 1 माइनस क्यू लिख सकता हूं। n इंटू पी स्क्वायर आ गया, देखो गलत कर दो। n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी, ये तो सही है, लेकिन अंडर रूट आ गया ना, तो गलत हो गया। n इंटू क्यू इंटू 1 माइनस क्यू, ये मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। और लास्ट ऑप्शन में इनने सब पे स्क्वायर लगा दिया है, तो वो भी गलत है। क्वेश्चन 14, एन एग्जाम्पल ऑफ बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाय पैरामेट्रिक की बात कर रहे हैं पहले तो दो होते हैं, एक होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक आज पढ़ा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इनने तो डिस्क्रीट भी बोल दिया, तो कौन सा होगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन क्यों नहीं होगा? ये यूनिपैरामेट्रिक होता है, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। भले ही ये डिस्क्रीट है बट बाय पैरामेट्रिक भी तो बोला है। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मोड, मीन और मोड कैसे होंगे? नेवर इक्वल, हमेशा इक्वल नहीं होते, बट ऐसा भी नहीं है कि कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तो ये गलत है। ऑलवेज इक्वल, ये तो नहीं है, हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। डू नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट, ये भी गलत है। आर इक्वल व्हेन, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हाफ होते हैं तब। सो सी इज करेक्ट। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, मीन कैसा होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? वेरिएंस के टर्म्स में है ऑप्शन। तो मैंने जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ाया था, मैंने एक चीज बोली थी, मीन ग्रेटर देन वेरिएंस।
यहां पे इक्वल टू नहीं था, सिर्फ ग्रेटर था, याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ऑलवेज मोर देन इट्स वेरिएंस, ऑलवेज वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पे। फॉर अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर मे बी, आज ही बिगनिंग ऑफ द लेक्चर सबसे पहले स्टार्ट ही हमने मोड ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किया था। n+1 p पे डिपेंड करता है। जब इंटीजर होगा तो अलग केस है, जब इंटीजर नहीं होगा तो अलग केस है। इंटीजर नहीं है तो एक ही होगा, कौन सा, मान लो 10.7 वैल्यू आई, तो जो इसका इंटीग्रल पार्ट है 10 वो हो गया। जब इंटीजर है तो दो होंगे, ठीक है। तो 1 मोड 2 मोड दोनों केस सही है। इनने ऑप्शन दे रखा है मल्टी मोड्स, दैट इज रॉन्ग। डी ऑप्शन बोथ, मतलब ए और बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n p। तो देखो मैं बताता हूं मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब p होगा 0.5 मतलब 1/2 और q भी 1/2 है, ठीक है। अब वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है n p q, मतलब n इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये क्या हो गया n/4। तो ये आंसर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। द मेथड यूजुअली अप्लाइड फॉर फिटिंग अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज। फिटिंग अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हम उसको इंप्रूव कर रहे हैं, उसको एक्यूरेट कर रहे हैं, बेटर प्रोबेबिलिटीज देगा वो हमें। सो कौन सी मेथड यूज करते हैं ये याद रखना, मेथड ऑफ मोमेंट्स। बी ऑप्शन इज करेक्ट। रिमेंबर दिस, विच वन इज नॉट अ कंडीशन ऑफ पॉइजन मॉडल, कौन सी कंडीशन नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन स्मॉल टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट, कांस्टेंट होती है क्या, नहीं, इट इज नॉट कांस्टेंट। Probability of having a success more than one in a small time interval is very small. मैंने जब पॉइजन पढ़ाया था मैंने कहा था P टेंडिंग टू 0, Q टेंडिंग टू 1, फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा एंड N बहुत लार्ज होता है। ये तीन चीजें बताई थी मैंने, राइट। तो वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये तो करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन अ स्मॉल इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम याद है, उसमें था t टाइम इंटरवल है छोटा सा और k कांस्टेंट है kt, जिसमें हमने m लिखा था। तो e की पावर -m इंटू m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला आता है। सो एंड ऑल्सो ऑफ अर्लियर सक्सेस, हाँ उन पर भी डिपेंड नहीं करता है, ये भी करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल t, t+dt इस kt, ये जो kt मैंने अभी बताया फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट k कैसा होता है, ग्रेटर देन 0, ये भी करेक्ट है। सो उनने क्या पूछा है, नॉट, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसमें में हमने सेट ए के 20 क्वेश्चंस कर लिए और प्रैक्टिस भी कर लिए फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसकी थ्योरी भी समझ लिए। थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन द व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल ओवर हियर।